नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी यूपी टेट और सी टेट को ध्यान में रखते सीरीज चल रही है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम यूपी टेट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आए हैं, उनको हम देखते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, वंशानुक्रम माता पिता के से संतान में गुणों का संचरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। और ऑप्शन सी क्या है, माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। देखिए जो वंशानुक्रम होता है, यह देखिए यह क्या होता है, जो आपके माता पिता, दादा दादी या फिर आपके परिवार में मातृ पक्ष से या पितृ पक्ष से जो भी है हमारे अंदर जो गुण आते हैं, वही जो होते हैं आपके वंशानुक्रम उसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम पहले समझते हैं। देखिए वंशानुक्रम माता पिता के संतान में गुणों का संचरण है। तो देखिए यह तो चलिए ठीक है, जो माता पिता के जो भी संतान है उनके ऊपर जो भी गुणों का संचरण हो रहा है या जो होता है वंशानुक्रम कहा जाता है। अगला क्या है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो यह भी आप सही है कि प्राणी और उसके पर्यावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला क्या है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। तो यही जो ऑप्शन है यह गलत है। और इसके अलावा क्या है कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो यह भी सही ही है। ऑप्शन ए और डी को देखा जाए तो एक तरीके से लगभग सेम ही है। चलिए ऑप्शन सी को समझ लेते हैं क्यों गलत है। जो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं को पूर्ण योग है, ना कि शोधन है। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका ऑप्शन क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका कि साहचर्य के नियम क्या है। ऑप्शन ए, समानता का नियम, वैषम्य का नियम या फिर समीपता का नियम। तो इसमें से कौन सा साहचर्य का नियम है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको पता हो जो साहचर्य का नियम है, इनके अंदर यह सभी जो आते हैं, समानता का नियम, समीपता का नियम और वैषम्य का जो नियम है, यह तीनों ही इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव का अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहा जाता है। तो आपको पता होगा अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो होता है या सीखना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीखना कहा जाता है। चलिए इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है कि सही आंसर क्या होगा कि गेट्स द्वारा अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन प्रेरणा, समायोजन, सीखना या चिंतन कहा जाता है। तो यही सीखना आपका कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। आपको पता होगा नार्सिसिज्म जो होता है, यही जो होता है, या स्वयं को अपने आप को ही जो प्रेम करना होता है, नार्सिसिज्म कहा जाता है। कि मतलब आप ये समझिए कि एक नहीं कहा जाता है कि एक गाना है, तब मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। तो समझ लीजिए ये अपने आप के लिए जो विशेषताएं कही जा रही हैं। तो यही ऑप्शन सी इसका नार्सिसिज्म यही कहा जाता है। चलिए इसको समझते हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिसिज्म अर्थात अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। चलिए इसमें समझते हैं कि जो पौराणिक कथा में नार्सिसिस्ट नामक व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया है। इस तरह की भावना शिशु में उच्च स्तर की होती है। तो आप समझ गए होंगे अपने आप को प्रेम करना ही नार्सिसिज्म कहलाता है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखिए। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, ठीक है, का कार्य इस जन्मजात योग्यता में के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो सभी साथी बताएंगे क्या होगा। क्षेत्र, मौसम, वातावरण, जलवायु। तो जिसका सही आंसर होगा कि मनुष्य की बुद्धि होती है आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, और जो वातावरण का कार्य होता है इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति निर्माण करना होता है। तो यह आप पता होगा कि जो एक बच्चा होता है वह जिस भी वातावरण में वह रहता है उसी तरीके का वह धीरे धीरे बन जाता है। चलिए आगे बढ़। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। देखिए जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं
तो उनके लिए कौन सी विशेषताएं नहीं है, चलिए समझते हैं। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, चलिए यह तो सही। यदि बच्चा जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो वह कोई भी कार्य हो उसको जो है वह पसंद करता है। वे हमेशा सफल होते हैं, देखिए यह तो कभी नहीं कहा जा सकता कि हमेशा सफल ही होंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है, ये गलत हो सकता है। चलिए आगे देखते, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, तो सही है। यदि कोई बच्चा जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो वह किसी भी कार्य को करेगा उसके लिए जो है आनंद महसूस करेगा। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, तो यह भी सही है। इसका जो ऑप्शन बी है यही गलत होगा, तो ऑप्शन बी इसका गलत है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं कि बालक एक ऐसी पुस्तक है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को जो है अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त में से कथन किसका है, तो यह कथन जो है रूसो का है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका, बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासन का। तो जो बाल मनोविज्ञान है उसके अनुसार जो है जो बालक का जो होता है मुख्य स्थान, शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान बालक का होता है। आपने सुना भी होगा कि बाल मनोविज्ञान में जो है कभी भी जो हम लोग शिक्षा जो दी जाती है वह कभी चाइल्ड सेंटर्ड जो होती है, या शिक्षा को ध्यान में दिया जाता है। किसको, चाइल्ड सेंटर्ड, कभी भी जो है टीचर सेंटर्ड शिक्षा पे जो है ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा ही जो होती है बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य से विशेष की तर्क में जो है प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी जो है पद्धति आती है। सभी साथी बताएंगे सामान्य से विशेष के लिए कौन सी पद्धति आती है। ऑप्शन अग्नात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, ऑप्शन ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सामान्य से विशेष के लिए जो हम पढ़ते हैं कि नियम से जो होता है, नियम से जो है आगे उदाहरण की ओर जब बढ़ा जाता है तो यह जो होते हैं ये निगमनात्मक विधि होती है, और जब हम जो होते हैं इसका उल्टा नियम की तरफ जाते हैं तो अग्नात्मक विधि होती है। तो इसीलिए जो है सामान्य से जो है विशेष की तर्क की ओर बढ़ेंगे तो यह निगमनात्मक विधि के अंतर्गत आता है। चलिए इसको समझते हैं कि निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है या नियम से उदाहरण की ओर। देखिए जो अभी बताया गया आपको, नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। नवीन समस्याओं को हल करने का यह सबसे उपयुक्त विधि है। चलिए आगे देखते हैं बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या है। चलिए देख लेते हैं। परनिर्भरता, चलिए प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या, परनिर्भरता। ऑप्शन है सामूहिकता की भावना, फिर आता धार्मिकता, या फिर अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो आपको सभी साथी बताएंगे इसमें बाल्यावस्था की जो है प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या है। चलिए पहले हम सारी विशेषताएं इसको देख लेते हैं। देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या होती हैं। सामूहिक भावना की जो है प्रबलता होती है, यह सही है। इसके अलावा आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यता की वृद्धि, शारीरिक विकास की स्थिति, रचनात्मक कार्यों के आनंद होता है, और बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास और रुचियों में परिवर्तन होता है। ये आप समझ चुके होंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्या प्रश्न है कि अगला आता है किशोरावस्था में जो है संयोगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। सभी साथी बताएंगे। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध में, व्यवसाय की समस्या में, नई परिस्थिति के साथ समायोजन में, या फिर उपयुक्त सभी में। तो आपको पता होगा जब किशोरावस्था जो होती है इसी कहा जाता है आंधी तूफान की अवस्था जो होती है किशोरावस्था को ही कहा जाता है। इसमें संयोगिक तीव्रता किस प्रकार निर्भर करती है। तो जब बच्चा जो होता है, जब एक किशोरावस्था में होता है तो उसको लगता है मैं ही सही हूँ, एक तरीके का यह होता भी है। और वह जो होता है अधिकतर जो होता है अपने ही आपको नहीं होता कि ये कोशिश करता है कि मतलब वह जो है मतलब अपनी बात को ही मनवा ले एक तरीके से। तो ये देखिए इसमें प्रतिकूल पारिवारिक संबंध भी होते हैं, व्यवसाय की समस्या भी आती है, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन की समस्या भी आती है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए इसमें देख लेते हैं इसके सही क्या क्या होंगे। प्रतिकूल व्यावसायिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन और सामाजिक परंपराएं इत्यादि होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखा जाएगा। मूर्ख, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। तो आपको पता होगा 140 से अधिक बुद्धि वाला जो बालक होता है यह जो होता है प्रतिभाशाली बुद्धि के अंतर्गत आता है। देखिए यह टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है बुद्धि का, तो इस टॉपिक को एक बार जरूर आप लोग पढ़िएगा। क्या होता है इससे क्या होगा, जब ये टॉपिक आप देख लें तो एक बार देख लीजिएगा, छोटा ही सा कराया गया है। तो इससे जो है
तरीके के जितने प्रश्न होंगे आपको इस टॉपिक से, उसमें आपको समस्याएं नहीं आएंगी। चलिए अब इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, टर्मन ने 1916 में एक बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को जो है प्रतिभाशाली श्रेणी में रखा गया, और टर्मन की श्रेणी निम्नलिखित थी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आप बाकी कुछ नहीं तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार प्रश्न पूछा ही जाता है। कई बार क्या कहा जाए कि अगर आपका जो भी एग्जाम होता है टेट संबंधी, तो उसमें इस सारणी से प्रश्न बनता ही है। देखिए, 130 से अधिक में प्रतिभाशाली, 121 से 130 में प्रखर बुद्धि, 111 से 120 में तीव्र बुद्धि, 91 से 110 में सामान्य बुद्धि, 81 से 90 में मंद बुद्धि, 71 से 80 में अल्प बुद्धि, 71 से कम में जड़ बुद्धि जो होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, या किसने कहा था? आपको पता होगा, यह जो है क्रो एंड क्रो का जो है कथन है। चलिए आगे देखते हैं। प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने, कोहलर ने, पावलोव ने, तो यह जो है थॉर्नडाइक ने जो है सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत को एक बार जरूर आप लोग देखिएगा, इस चैनल पे जो है कराया गया है, तो जिससे कि आपको भी समस्याएं ना आए। सीखने को पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, सभी बताएंगे। ऑप्शन ए, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहन करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना, उसे दंडित करना चाहिए, उसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, तो उसको दंडित नहीं करना है। देखिए, दंडित तो आपको करना ही नहीं किसी को कभी भी, तो देखिए यही ऑप्शन इसका गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, जिस वक्र का प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो कॉन्वेक्स कर्व, कॉनकेव कर्व, इसके अलावा मिश्रित वक्र, या फिर जो होता है वक्र रेखा। सभी साथी बताएंगे। देखिए, जब भी जो होता है, जैसे आपका जो वो आ रहा है, एक तरीके से जो है समझिएगा इस प्रश्न को, कि जब आपका वक्र जो बनता है इसमें, तो वक्र बनाते समय एक चीज़ याद रखिएगा। देखिए, जब आपका सीखने में शुरू में तेज इस तरीके से उठा है, इस तरीके से उठ रहा है, और बाद में धीरे धीरे मंद होकर इस तरीके से हो जाता है, तो ये जो होता है कॉन्वेक्स जो होता है, इसी को कहते हैं उन्नतोदर जो होता है वक्र कहा जाता है। इसके अलावा जब यह इसी का अगर उल्टा हो कि शुरू में जैसे स्लो आए, शुरू में धीमे आए और उसके बाद तेज उठता है, तो इसे नतोदर वक्र कहा जाता है, या फिर कॉनकेव वक्र कहा जाता है। क्या समझ पाए? यदि प्रारंभ में तीव्र है, बाद में मंद हो रहा है, तो यह क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा आपका कॉन्वेक्स कहा जाएगा। और यदि शुरू में जो मंद है और बाद में जो होता है आपका तीव्र हो रहा है, तो इसे जो है कॉनकेव कहा जाएगा। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, व्यक्तित्व भिन्नता में क्या अर्थ है व्यक्तित्व भिन्नता की? तो दो व्यक्तियों की शारीरिक भिन्नता, दो व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और दशा में समान एक जैसे नहीं होना। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से योग्यता में एक जैसे होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा कि दो व्यक्ति में शारीरिक मानसिक योग्यता और जो है संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसा नहीं होते हैं। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते। तो आज का अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक के जो है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, आगे तक कुसमायोजन का निराकरण करना, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो जिसका सही ऑप्शन होगा ए और बी दोनों होगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जो प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना। तो चलिए साथी अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, रुचि का संबंध किससे है? योग्यता से, अवधान से? तो यह जो होता है रुचि का जो संबंध किससे होता है? तो यह जो होता है अवधान से जो होता है रुचि का संबंध होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं। मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए जो है प्रेरित करती है। इस प्रकार रुचि अवधान से सीधे और घनिष्ठ संबंध रखती है। चलिए साथी अगला प्रश्न देखते हैं। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो प्रेरणा कहते हैं। सीखने का स्थानांतरण, भग्नाशा या चिंता किसी क्या कहेंगे? तो सीखे हुए ज्ञान के कौशल या विषय के अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। क्या आपको ये तो पता ही होगा कि जब किसी भी परिस्थिति में कोई कार्य सीखते हैं, उसको जो किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करते हैं, तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करने को सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। या तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक स्थानांतरण,
ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। देखिए आपको कुछ प्रश्न यह कठिन लग रहा होंगे, उसका कारण यह है कि प्राइमरी लेवल के नहीं, सभी प्रश्न जो है जूनियर लेवल के हैं। आपने देखा होगा जूनियर से ही संबंधित प्रश्न हमेशा प्राइमरी के बनते हैं, तो प्राइमरी और जूनियर सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगला अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता होगा उत्तेजना जो होती है इसकी प्रथम सोपान होती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, तो यह किसने कहा था? तो यह आपको पता होगा, यह जो था यह वुडवर्थ का जो है यह आपका कथन था। किसका था कथन? यह वुडवर्थ का कथन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है इसको समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को जो आकर्षित करने का आंतरिक दशा नहीं? ऑप्शन ए उद्दीपन की स्थिति, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी उपयुक्त ए या उपरोक्त दोनों। तो आपको पता होगा ऑप्शन जो उद्दीपन की स्थिति जो होती है या नहीं होती है, तो इसका जो है ऑप्शन जो है ए या फिर ऑप्शन सी इसको सही कहा। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। संवेग की उत्पत्ति होती आदतों से, मूल प्रवृत्ति से, शारीरिक विकास से या फिर संप्रत्तियों के निर्माण से? तो आपको पता होगा संवेग की उत्पत्ति होती मूल प्रवृत्तियों से होती है। आपको पता होगा मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। अब इनको एक बार देख लीजिएगा जिससे आपको ईजी हो जाए। तो ये देखिए इसमें सभी तो दी नहीं गई, आप कहिएगा तो इस टॉपिक को जब हम कंप्लीट कराएंगे तो इसमें यह सभी चीज़ें आ जाएंगी। वैसे देखा जाए भागना का भय, उसका संवेग होता है युत्सा या युद्ध प्रियता का क्रोध, और शिशु रक्षा का वात्सल्य आदि होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो होती है आवश्यकता जो होती है इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए मसलों के अनुसार जो होती है अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुरूप होती है। जैसे आवश्यकता होती है उसी प्रकार की व्यक्ति के अभिप्रेरित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के संप्रत्य विकास का निर्माण के लिए शिक्षक की क्या? चलिए देखते हैं। शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। शिक्षक के लिए शिक्षक को विद्यार्थी के व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा क्या है? को विद्यार्थी के निर्मित प्रत्ययों के अंतर्गत अंतरण का अवसर देना चाहिए या उपरोक्त सभी क्रिया करनी चाहिए? तो आपको पता है उपरोक्त इसमें सभी जरूरी है। सरल से जटिल की ओर भी ले जाना चाहिए। अब इस तरीके से हो कि विद्यार्थी के व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान हो, अब विद्यार्थी के निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर भी मिले। तो चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न है कि चिंतन का मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया ज्ञानात्मक पहलू है, यह जो है परिभाषा किसने दी थी? आपको पता होगा यह परिभाषा जो है रॉस ने यह दी थी। किसने दी थी? यह परिभाषा रॉस ने दी थी। चलिए आगे देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है कि कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को जो है प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो आपको पता होगा कल्पना के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित भी करना चाहिए, कहानी भी सुननी चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि जो क्या होता है कि कल्पना के विकास के लिए निम्न कार्य करने अति आवश्यक होते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, तो यह सही है। कहानी सुनाना चाहिए, यह भी सही है। रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, समाजीकरण होना चाहिए। तो चलिए साथियों इसी के साथ जो है आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों धन्यवाद।